अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इन द मिडल ऑफ मैनी क्राइसिस जो कि ये गवर्नमेंट फेस कर रही है, चैलेंजेस जो ये गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसमें महंगाई और मईशत का जो चैलेंज है वो यकीनी तौर पे पिछले 3 साल से इस गवर्नमेंट को जो है उसका पीछा कर रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि प्राइसेस जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि तमाम तर हुकूमती दावों के, तमाम तर हुकूमती इकदामात के जो महंगाई है वो किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं हो रही। ख़ुसूसन जो पेट्रोल और बाकी एनर्जी की यानी बिजली और गैस की प्राइसेस के अंदर इजाफ़ा मुसलसल होते चला जा रहा है, और उसकी वजह से बाकी जितने भी डेली यूज़ की आइटम हैं, अद्वियात हैं, बाकी जो लोग ज़रूरियात उनकी हैं रोज़मर्रा की, उसमें भी इजाफ़ा कीमतों में होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ IMF के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। हमारा डेलीगेशन वाशिंगटन में है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, जो कि अब मशीर ख़जाना साहब हो जाएंगे, उनकी सरबराही में IMF के साथ बातचीत हो रही है। देखना यह है कि IMF मज़ीद क्या हमारे ऊपर जो है मईशत के हवाले से पाबंदियाँ लगाता है। ज़ाहिर है कि उन्होंने पैसा देना है और उन्होंने साथ ये डायरेक्शन भी देनी है कि इस पैसे को रिकवर करने के लिए, वापस करने के लिए, और हुकूमत अपने जो रेवेन्यूज़ है उनको बढ़ाने के लिए किस किस्म के इकदाम कर रही है और किस किस्म के इकदाम उसको करने चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आप साबिक मशीर वज़ीर आज़म के बिजनेसमैन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब शबर ज़ैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR। शबर ज़ैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, माहिर माशियात हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बात का आगाज़ करते हैं शबर ज़ैदी साहब आपसे। मुझे काइंडली बताइएगा कि ये क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो तेल की कीमतों को मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है। ज़ाहिर है कि वो ये कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और वो जो गैप आ जाता है उसको फिल करने के लिए हमें मजबूरन ये करना पड़ता है। और साथ ही साथ वो ये भी एक रीज़न पेश करते हैं कि पूरे रीजन के अंदर सबसे कम कीमतें जो है तेल की वो पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन आम आदमी उससे इफेक्ट हो रहा है। हुकूमत को क्या करना चाहिए और क्या कर सकती है इस हवाले से? देखिए, बात ये सिंपल बात ये है कि जो हमारा मईशत के दो पैमाने होते हैं, एक करंट अकाउंट का पैमाना होता है और एक बजट का पैमाना होता है। गवर्नमेंट को एक बात बिल्कुल वाज़ेह चीज समझनी चाहिए, और जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, और जो बुनियादी सवाल है कि ये जो एनर्जी का सब्जेक्ट है, जिसमें ऑयल प्राइसेस भी हैं और बिजली की प्राइसेस भी हैं, इन दोनों पर हमारे पास अब इनको बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। और जब हम इनको नहीं बढ़ाएंगे तो हमें अपने बजट डेफिसिट का खसारा बनाना पड़ेगा। और जो सर्कुलर डेट जिसे आप कहते हैं, वो एक्चुअली सर्कुलर डेट नहीं है, वो सर्कुलर सब्सिडी है। तो IMF के साथ भी जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, उसमें जो हमारा बेसिक इशू जहाँ पर हमारी और उनकी आके डिसएग्रीमेंट होगी, वो यही होगी कि बिजली, पेट्रोल और एनर्जी के मामलात में आप कितना बोझ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बात की है, और मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि पाकिस्तान में, आप मेरी बात आज लिख लें कहीं पे, कि पाकिस्तान को 700 से 800 बिलियन रुपीस की बिजली और पेट्रोल पे सब्सिडी देनी है। और अगर कोई ये समझता है कि ये सब्सिडी नहीं होगी तो उसको पाकिस्तान की मईशत का अंदाजा नहीं है। तो IMF वालों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि हमें ये 800 बिलियन की सब्सिडी देनी है। अगर उनके दिमाग में ये बात है कि सब्सिडी हम बिजली पे नहीं रखेंगे या एनर्जी पे नहीं रखेंगे, तो वो भी गलत होंगे। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो सब्सिडी हटा देगी और वो उसके बाद ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है, वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। शबर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत, हम ये सुन रहे थे कि बजट के अंदर कोई 600 अरब का फिगर बताता है, कोई 700 अरब का बताता है, कोई 610 अरब का बताता है कि PLD से गवर्नमेंट ने जनरेट करने हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। और दूसरी जो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि खित्ते के अंदर हमारी सबसे कम जो है वो कीमत है तेल की, लेकिन उसके मुकाबले में जो मेरी अपनी एक रिसर्च है या स्टडी है
थोड़ी सी उसमें लगता है ऐसे है कि पूरे खिते के अंदर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है बाकी ममालिक से वो काफ़ी कम है, लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये चॉइस जो मतलब गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाने के हवाले से? भाई साहब, आप इतना सीरियस सवाल, जो असल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो डिस्कस करने बैठे हैं। बड़े सीरियस पैनलिस्ट हैं आपके साथ। इस्लामाबाद पे तो इस वक्त मुकम्मल कब्जा है नॉन इश्यूज का। पिछले 9 दिन से कोई बात ही नहीं हो रही सवाए इसके कि DGISI साहब कौन बनेंगे, क्या समरी आ गई है। जो वसूल करने वाले हैं वो कहते हैं कि समरी पहुंच गई है, जो भेजने वाले हैं वो कहते हैं हमने तो समरी नहीं भेजी भेजी थी। तो आप इतने सीरियस जो रियल इश्यूज हैं वो आप डिस्कस करने बैठ गए हैं, और बाकी सारा इस्लामाबाद जो है वो नॉन इश्यूज के ऊपर बैठा हुआ है सीरियसली। और 9 दिन से वो नॉन इश्यूज ने कब्जा कर रखा है पूरे पाकिस्तान, पूरे इस्लामाबाद के ऊपर, मैं एटलीस्ट कहूँ। और लगता है ऐसे है कि ये हो सकता है डिलिबरेट भी हो ताकि एक्चुअल इश्यूज के ऊपर बात ना हो सके। जी वहीद साहब, 2 बुनियादी नुक्ते। पहला तो ये है कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। वो अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो दुनिया में कोई भी मईशत जो है वो सीधी सिमत नहीं पकड़ सकेगी। और ये पिछले 50 सालों से इतनी डिटेल्ड स्टडीज हुई हैं। एक IMF की स्टडी सामने आती है जिसमें कोई 160 ममालिक की स्टडी है, और 1960 से लेके 2014 तक का डेटा है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मुल्क की मईशत जो है वो सीधी रुख नहीं चल सकेगी। दूसरा बड़ा ही बुनियादी चीज है कि बिजनेस का और मईशत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फजा होती है, अनसर्टिनिटी जिसको। अब हमारे यहाँ इतनी सारी माशी गैर यकीनियां हैं। एक का तो आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, क्या हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो वजीर खजाना रहेंगे या डिमोट हो जाएंगे और मुशीर खजाना बन जाएंगे अक्टूबर की 16 तारीख को, ये भी हमें नहीं पता। IMF जो है वो कितनी शराइत लगाएगा, क्या वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा अपने पैकेज में वापस। फिर वो अफगानिस्तान वाला जो रीजनल इशू है वो भी इतनी बड़ी गैर यकीनी है। और अब ऑन टॉप ऑफ दैट जो सियासी गैर यकीनी शुरू हो गई है। अब 9 दिनों से, जैसे मैंने कहा, कि इतनी बड़ी सियासी गैर यकीनी है कि हमें पता नहीं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो किस सिमत जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं, जब तक हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे, मईशत सीधी नहीं होती, महंगाई कंट्रोल में नहीं आती, जितने प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आम आदमी के ऊपर जो पड़ रहे हैं। देखिए अभी जो इप्सॉस जो फ्रेंच कंपनी है उनका जो सर्वे आया है वो कहते हैं कि 75% पाकिस्तानी, यानी कि हर 4 में से 3 पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का है। 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का है। और इस्लामाबाद में ये हाल है कि 100% शख्सियात जो हमारी फैसला साज शख्सियात हैं, 100% जो है वो नॉन इश्यूज DGISI के ऊपर पड़ी हुई। बिल्कुल सही है डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। ये जो फिर मैं आपकी तरफ वही सवाल लेके जो डॉक्टर साहब से, फरूख साहब से भी किया, शबर साहब से भी किया, कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्या उनको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास, हुकूमत के पास है, या हुकूमत की मजबूरी है? और दूसरा, रीजन के अंदर क्या हम सबसे कम हमारी कीमत है पेट्रोलियम की, ये वजह है कि हुकूमत बाकी ममालिक के साथ उसको लेकर जाना चाहती है? देखिए, इस जवाब के 2 हिस्से हैं। पहले तो चीज़ ये है कि अगर पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल कीमतें बढ़ लेंगी, जो बढ़ रही हैं। हमारा $37 में हमने कोविड के दिनों में देखा था ऑयल फी बैरल था, आज $80 पे पहुंच गया, दुगना। तो ये कीमतें तो बढ़ रही हैं और इसको पास ऑन नहीं करेंगे तो आप सब्सिडी की मद में सर्कुलर डेट को और ऊपर ले जाएंगे, जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना आपके वसाइल हैं, ना IMF आपको इजाजत दे रहा है। लिहाजा ये बात तो यकीनी है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको पास ऑन ही करना एक एडवाइजेबल, यानी समझ की बात है। अब सवाल ये कि जब सामने बंदा उठा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको हमारी इस्तात नहीं है, जो आप कहते हैं पर कैपिटल इनकम हमारी उन ममालिक से, जो आप कहते हैं खत्ते में हम सबसे कम है, खत्ते में हम कम, भाई खत्ते में आपकी पर कैपिटल इनकम भी तो कम है, तो आपकी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो गई है।
अब आप उस प्राइस पे बराबर वाले मुल्क से कंपेयर अगर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चों को ये लॉलीपॉप देने की बात है। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत को और उसकी इंपोर्ट को सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बनाया हुआ है। यानी ये जो मसनूआत हम इंपोर्ट करते हैं इससे मेन चंक आप अपना रेवेन्यू का पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो आप सेल टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि आपकी वो किटी, वो टारगेट जो आपने पेट्रोल मसनूआत के मद में सोचा हुआ है वो पूरा हो जाए। लेकिन जब ये दुगनी कीमतें हो गई हैं, यानी सेल टैक्स आधा भी करते हैं तो आपको इतना ही मिलेगा जो $37 वाले वक्त में आपकी रिकवरी होती थी। तो अब आप इसको नहीं कर रहे बल्कि उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बदनीयती कहेंगे हम, यहाँ पे एक आम आदमी को दबाव डालना, उसको पीस देना है। अब इन सब चीजों से इम्पैक्ट जाके कहाँ पे पड़ रहा है? सबसे ज्यादा महंगाई पे, महंगाई पे, महंगाई पे। आप यकीन करें, मैं एक कंपैरेटिव स्टडी बना रहा था, 100-150% कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान जो ज़राई अजनास की एक्सपोर्ट का मुल्क होता था, नेट एक्सपोर्टर, आज वो नेट इंपोर्टर बन गया है। आज गेहूं भी अभी आए हुए थे, आप काजिकिस्तान के एम्बेसडर, वो कहते हैं जी आप यूक्रेन से व्हीट ले रहे हैं, $200 मिलियन का हमसे ले लीजिए आप। अरे भाई, पाकिस्तान तो दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, ज़राई मुल्क था। हम फूड सिक्योरिटी के मैं एग्रीमेंट डिस्कस करके आया था गल्फ कंट्री के साथ। आज आप शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज आप ग्रेन, आज आप गेहूं, आज आप सोयाबीन, आज आप हर वो चीज जो पहले इंपोर्ट करते थे आज आप एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन में भी आपने मरवा दिया। कॉटन की 13 मिलियन बेल की फसल थी, 8 मिलियन बेल आई, 1.5 से 2 मिलियन बेल इंपोर्ट करी है, $2-2.5 बिलियन ठुक गए। अब रिजर्व तो है नहीं, रिजर्व कम होने आपके शुरू हो गए। तो आप कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप वैक्सीन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुगनी कीमत पे इंपोर्ट कर रहे हैं, 37 से 80 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तमाम बोझ कहां जा रहा है? ये आपके नेचुरली अवाम पे जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं एक और यहाँ पे रुपी, आखिरी जुमला, वो रुपी को हिट कर रहा है और रुपी 172 पे जब हो गया है तो सब चीजें महंगी हो जाएंगी। एग्जैक्टली और हो गई है। वेल सेड जी। एक नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके प्रोमिनेंट पैनल हमारे साथ है। मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन के क्या अगर इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यकीनन बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के, तो उसको किस हद तक हुकूमत को पास ऑन करना चाहिए और किस हद तक जो है वो बोझ लोगों के ऊपर डालना चाहिए। और दूसरा इसका जो अहम सवाल ये है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं कि अगर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट में इजाफा हुआ है तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके किरायों के अंदर आप देख लें, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप देख लें, खुदनी जो चीज़ें हैं उसमें बेदाशा उसके अंदर जो है वो इजाफा हम देख लेते हैं महंगाई में, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिखाई नहीं देता। शहबाज ज़ैदी साहब, क्या हुकूमत इसको बर्दाश्त कर सकती है और अपने जो टैक्सेस हैं उनको क्या कम कर सकती है? और दूसरा, जिस हद तक पेट्रोलियम की प्राइसेस या बिजली की प्राइसेस बढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो देखते हैं कि बढ़ जाती हैं, क्या इसको भी हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर सकती है? देखिए, दो बातें हैं बिल्कुल साफ कि एक तो जो होते हैं ना माशी अदाब, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइसेस को आगे पीछे करते हैं। मगर पाकिस्तान में जो प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर कोई चीज़ 10 रुपये बढ़ती है तो दुकानों पर उसकी कीमत 30 रुपये बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पूरा रिटेल, होलसेल और ये पूरा मार्केटिंग का सेक्टर है, ये पूरा एक माफिया है और ये एक बत्ताखोर है, रेंट सीकर्स हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है कि इन रेंट सीकर्स को हाथ डाल सके। बुनियादी तौर पर ये भी महंगाई एक माशी वजूहात से नहीं हो रही है, वो माशी वजूहात है, मगर वो माशी वजूहात सिर्फ उसका मेरे हिसाब से 25% है। ये बुनियादी वजह ये है कि ये जो पूरा हमारा बाजार का कल्चर है, ये हमारे आड़ती हैं, दरमियान में रिटेलर, होलसेलर, पूरा जो ब्लैक मनी लगा हुआ है मार्केट के अंदर, इसने हमारे अंदर इन्फ्लेशन पैदा किया है।
तो जय साहब, इनको कोई पकड़ नहीं सकता क्या? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के तो बड़े जी बात सुने, इन्फ्लेशन होती है जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है। एक मनी सप्लाई वो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डाल रहा है, एक मनी सप्लाई वो है जो पूरे पाकिस्तान की करप्शन की मनी जो है वो इस वक्त मार्केटों में पड़ी हुई है। अगर आप मेरे बयानात पहले सुनते रहे हैं तो मैं ये बड़े अरसे से ये कहता रहा हूँ कि जब तक आप इन आरती माफियों को और इन दरमियान के मिडलमैनों के माफिया को नहीं तोड़ेंगे, पाकिस्तान के कोई भी आदाब मैशी आदाब ये इस इशू को सेटल नहीं कर सकेंगे। ये एक बुनियादी मसला है। मैं जब चेयरमैन एफडीआर था, मैंने ट्रेडर्स के साथ टेक ऑन किया था और मैंने इन्हें कहा था कि मैं टैक्स के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इन दुकानदारों के माफिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुकानदारों का, आरतीयों का, मिडलमैनों का माफिया है जिसने पाकिस्तान के अवाम को, और मैं उल्टी बात कहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को रखवाल बनाया हुआ है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान से रखवाल बनाया है। एक तरफ हुकूमत रखवाल है, एक तरफ अवाम रखवाल है। और आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी कोई दुकानदार गरीब देखा है? कभी आपने अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ को देखे ना, आपको जाके देखे कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए, हम गवर्नमेंट को अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी कहते रहें। बुनियादी मसला ये है कि इस मुल्क में हर आदमी अपने तौर पर एक रेंट सीकर बन चुका है। और वो रेंट सीकर जब मार्केट मैकेनिज्म रेंट सीकर बनता है तो उसमें यही होता है। गवर्नमेंट के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो मार्केट के सिस्टम को सेटल करे। अगर मैं आज आपको बिल्कुल एक आखिरी बात देना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म में महंगाई को कम करे तो वो कैश इकोनॉमी को हैंडल करे और कैश इकोनॉमी को बंद करे। अगर कैश इकोनॉमी और करप्शन मनी मार्केट में आती रही तो कोई आप रिश्ता भी ले आए, प्राइसेस कम नहीं होंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर फरूख साहब, हम पिछले कुछ अरसे में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना की मीटिंग्स के अंदर फिर स्पेशल कुछ मीटिंग्स बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइसेस को कैसे मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे। बट ऑन द ग्राउंड हम ये देखते हैं कि इसका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सो ये क्या वजह क्या है कि ये जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा है या कमाते हैं या ब्लैक मनी है व्हाटएवर, ये क्या रियासत से ज्यादा मजबूत और बड़े हैं, कवानीन से ज्यादा मजबूत और बड़े हैं? भाई साहब, सवाल बड़ा उम्दा है और इसका जवाब हमें जरूर ढूंढना चाहिए। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैदी साहब से मैं मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करता। माफिया की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये है कि जिस मार्केट में चंद प्लेयर्स हों, जैसे चीनी की 80 शुगर मिलें हैं इस मुल्क के अंदर, वो चंद प्लेयर हैं, वो माफिया बन सकते हैं। दुकानदार तो इतने सारे हैं पूरे मुल्क में, उनको माफिया नहीं कहा जा सकता, वो आपस में कम्पीट करते हैं। इसी तरह आड़ती जो है, आड़ती पिछले 72 साल से पाकिस्तान के सप्लाई चेन का हिस्सा है। कीमतें आपने देखा है पिछले 3 साल में बहुत तेजी से बढ़ी। मतलब गंदम जो है, आटा जो है, वो 35 से चला गया 70-75 में, 100% का इजाफा है 3 सालों में। आड़ती तो 72 साल से इस पाकिस्तान की सप्लाई चेन का हिस्सा है, तो आड़ती के ऊपर सारा मलबा नहीं डाला जा सकता। आड़ती तो कम्पीट करता है, वो एक से ज्यादा आड़ती होते हैं और हर आड़ती ये कोशिश कर रहा होता है कि ये जो किसान है ये मेरे जंगल में फंस जाए, तो आड़ती के ऊपर सारा मलबा नहीं डाला जा सकता। दुकानदार माफिया की डेफिनेशन में नहीं आते। माफिया की डेफिनेशन में आते हैं चीनी वाले आते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रोल्ड है, वो दोनों तरफ से माफिया बनता है। वो गन्ने की कीमत फिक्स भी कर लेते हैं, आगे वो चीनी की कीमत भी फिक्स कर लेते हैं। इसी तरह बिजली माफिया आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो चंद प्लेयर हैं, वो हुकूमत के साथ मुआहदे करते हैं और दूसरी खरीदार जो है वो सिर्फ। डॉक्टर साहब, मैं ये जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसी तरह कार्टेल्स जो बने होते हैं, चाहे वो सीमेंट कार्टेल है, चाहे वो स्टील कार्टेल है, चाहे वो जी जवाब देना चाहता हूं थोड़ा सा। जी, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का आपने जिक्र किया, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुकूमत क्यों कर लेती। देखिए, फ्री मार्केट में आप डंडे से काम नहीं चला सकते। आप किसी को डंडे के जोर पे कीमतें आप नीचे नहीं ला सकते। ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, ये हमारे यहाँ पिछले 70 साल से बनी हुई हैं और इनका इम्पैक्ट जो है वो 0/0 होता है जी। ये कंट्रोल आपने करना है सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस से। आपने सप्लाई मैनेजमेंट को डिमांड करना है। अगर सप्लाई ज्यादा कर देंगे आप मार्केट के अंदर तो नेचुरली प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। शबर जैदी साहब, आपको कमेंट करने में फिर इख्तियार साहब की तरफ जाऊं जी। चाहता हूँ फरूख साहब को
कि ये फारूक साहब का परसेप्शन गलत है कि दुकानदार माफिया नहीं है। आप एक दुकानदार को टच करें, फिर आप देखें कि सारे दुकानदार एक हैं। आप एक रिटेलर के ऊपर कोई एक्शन लें, अगर आप पूरा बाजार बंद हो जाए तो मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। और ये पूरा माफिया है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इसके ऊपर हर जाविये से काम किया है। बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ अभी फारूक साहब से कि मुझे ये बताएं कि आलू की कीमत ओकाड़े में कितनी है और लाहौर में कितनी है, और प्याज की कीमत दुनिया में कितनी है और लाहौर में कितनी है। ये प्रॉब्लम आई है बड़े शहरों के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि खाने पीने की आइटम में बड़े शहरों में और देहात में 1 से 2 गुने का फर्क है। ये पूरा एक कार्टेल है जो कि गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहा है। ठीक है जय साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। बेग साहब, एक तो फ्री मार्केट की बात की है अपना फारूक साहब ने, और काफ़ी हद तक जो है ये फ्रेज यूज़ की जाती है कि फ्री मार्केट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकती, लेकिन उसकी कोई हद या कोई लिमिट नहीं हो सकती। और दूसरा, फिर अगर सारा कुछ डिसाइड बिजनेसमैनों ने करना है, कारोबारी हजरात ने करना है, तो फिर रियासत के कवानीन, रियासत के इंस्टीट्यूशंस की फिर क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपकी बात जो आपने पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्री मार्केट में मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कीमतों का तयन करती हैं और करना चाहिए। इंटरवेंशन मिनिमम हो, लेकिन साथ साथ हमारी साइकी को भी जरा समझें कि हम यहाँ के सट्टाबाजी शुरू कर देते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस शुरू कर देते हैं, शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, और उस शॉर्टेज की वजह से कीमतें फिर बढ़ती चली जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेरा यही सवाल है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? वही उसी पे आ रहा हूँ जी। जुमला में वही कह जी। लिहाजा आपके पास डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको पता होनी चाहिए अपनी डिमांड एक्चुअल क्या है और उसके अगेंस्ट इन्वेंट्री क्या है, उसके अगेंस्ट सप्लाई क्या है। और अगर सप्लाई कम है तो इन गुड टाइम, ये नहीं कि वो लेट हो चुके और कीमतें शूट कर गई, इन गुड टाइम आप वो चीज मंगा के मुल्क में इन्वेंट्री में डाल दें। अगर शक्कर की आप समझ रहे हैं कि सप्लाई कम है डिमांड से और वो अगर मजीद नहीं आई फौरन तो ये कीमतें मजीद छूटती है। ये हुकूमत का काम है, ये फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का काम है कि वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को उसमें तवाजुन रखे। ये एक बात है, ये तो इसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई डंडा नहीं मार रहा है, कोई बुराई नहीं है, कोई ना नहीं करेगा इसमें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है पॉलिसीज के जरिए। और ऐसा भी देखने में आया है कि आपके यहाँ शॉर्टेज थी और एक्सपोर्ट हो गई और रेट मिल गए, और फिर जब हाई हुआ तो फिर इंपोर्ट करी महंगी कीमत। तो ये सब के लिए मैं गिरबान पे हाथ डालूंगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारी साइकी भी है ना कि लोग खौफ से, या तो शौक से काम होता है या खौफ से काम होता है, तीसरी कोई चीज नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं। सही है, शौक या खौफ। शौक अगर नहीं है कि आवाम के साथ आप ज्यादती ना करें, तो फिर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ये डीसी, एसी, ये जो मार्केट, ये जो बाजार है, इसमें और दुकानों में और मार्केटों में सीले लगे, ताले लगे और फाइन हो जब इनके ऊपर, बंद हो, क्योंकि ये लॉ में अब सब तब्दीलियां हो चुकी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके लिए भी मैं हुकूमत को जिम्मेदार ठहराऊंगा। बिल्कुल, अगर हुकूमत वो चीजें कर ले, एक डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म भाई जी, और दूसरा प्राइस कंट्रोल कमेटी का, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में सब आ जाता है, डीसी, ईसी, ये जो इनके लोग होते हैं, ये मार्केटों में जाके, या क्या होता है, दूध की कीमत रात में बढ़ी, सुबह आदमी लेना आता तो 30 रुपए फी लीटर बढ़ चुकी है, और अब कोई इसमें एजेंसी नहीं है जो आके। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे एक और ब्रेक लेनी है क्विकली, और वापस आके नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो टाइम था 6 महीने का, वो पूरा हो चुका है, और उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी है फेडरल मिनिस्टर के लिए, और अब सुनने में ये आ रहा है कि उनको एडवाइज़र बनाया जा रहा है। ये अनसर्टेनिटी जो है, इससे भी क्या हमारी मईशत के ऊपर, पहले इस पर बात भी की है
डॉक्टर फ़ारूक साहब ने। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहबाज ज़ैद साहब, काइंडली पहले तो मुझे ये बता दें कि IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है और फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका भी टाइम जो है वो अब एज अ मिनिस्टर ख़त्म हो रहा है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी टॉक्स के ऊपर भी और हमारी आगे आने वाले दिनों में मईशत के ऊपर भी? देखिए भाई साहब, बात बड़ी सिंपल है कि IMF से जो हमारे डिस्कशन हो रहे हैं और जो आप कंडीशनलिटीज की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था, ये सब चीजें मेरे हिसाब से इररिलेवेंट हैं। ठीक। प्रॉब्लम हमारी जो है वो ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं US के साथ, वो उस पर थोड़ी सी तनाव है और उसको हमें एज सून एज पॉसिबल हैंडल करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इसमें 10-15 दिन के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी और ये चीज सेटल होगी और आप देखेंगे कि IMF आपसे एक रीजनेबल टर्म पे एग्री करेगा। क्योंकि इस सारी मैं इस तरह के डायलॉग का बहुत दफा हिस्सा रहा हूँ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है US पाकिस्तान पॉलिसी के तहत और वेस्टर्न सोसाइटी की पाकिस्तान के साथ। चले मेरे पास टाइम बिल्कुल 2-3 मिनट ही है, मैं बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया जी। कमिंग बैक टू लास्ट थिंग, शफकत साहब का टेन्योर जो है वो MNA खत्म हो गया है, तो वो अब उनको सेनेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये चीज अनसर्टेनिटी डालती है, ना सिर्फ सिस्टम में डालती है बल्कि वो शख्सियत के लिए भी डालती है जो काम कर रहा हो। तो हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को और हमें बेहतर है कि उनको एक स्टेबल पोजीशन दें, ना कि ये जो आज पोजीशन हमने दी हुई है। जी बिल्कुल। फारूक साहब, ये तो लगता है ऐसे ही है कि एक ज़माना था जब जुनेजो साहब बाहर कहीं गए हुए थे दौरे के ऊपर और वापस आए तो ही वॉज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को पता भी था कि उनका टाइम जो है वो 15 को ख़त्म हो जाएगा। इवन देन ही इज़ देयर टू लीड द टीम एंड ही इज़ नेगोशिएटिंग विद द IMF। सो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एक गलत किस्म का पैगाम जाता है सरमायाकारों को, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। वो कहते हैं कि जी आपकी 37 महीनों के अंदर 4 वज़राए खजाना जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। जैदी साहब आपको बताएंगे कि 37 महीनों में कितने चेयरमैन जो हैं FDR के वो तब्दील हो चुके हैं, तकरीबन 6 या 7 तो काउंट पे वो पहुंच गया है। तो ये सरमायाकार जो हैं वो अपना सरमाया रोक के बैठ जाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तान में सोने की कीमत कितनी तेजी से बढ़ रही है। लोग कारोबार नहीं करना चाह रहे हैं, लोग या तो रियल एस्टेट में चले जाते हैं या वो सोने में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये पैगाम रसाई जो है वो बड़ी गलत हो रही है बैरूनी सरमायाकारों को भी और अंदरूनी सरमायाकारों को। बिल्कुल सही है। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मेरा लास्ट इंटेक ये है कि खुदा के वास्ते पे ज़राअत के शोबे की बहाली की जाए, ज़राअत के शोबे को खुद कफील बनाए, अपने मुल्क में फूड सिक्योरिटी या वो भी वक्त कि हम एक्सपोर्ट करते थे और रीजन में फूड सिक्योरिटी के हम एग्रीमेंट करने जा रहे थे, उसमें एक दो दौरों में मैं भी था। आज क्या हो गया, ये वजह यही है कि आपने नेग्लेक्ट करा। अच्छा, ये शौकत तरीन साहब का जो मामला है इस पे क्या मतलब, अब वो एज ए फेडरल मिनिस्टर अगर ना हुए तो जाहिर है वो ECC को हेड नहीं कर सकेंगे, वो बाकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो इकोनॉमिक काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं, उसको हेड नहीं कर सकेंगे। तो एक क्राइसिस तो फिर क्रिएट होगा ना। इनका एक बात में ये भी था कि इन्हें KPK से हम सेनेट बनाने की बातचीत मसला ये है कि इस गवर्नमेंट को बिल्कुल एट 11th आवर इन्होंने फैसले करने होते हैं, मालूम नहीं था कि 6 माह के अंदर दिस सिस्टम वुड बी ओवर। इस तरह की बातों से देखें, IMF की जो नेगोशिएशन है आपकी, वो वीकर विकेट पे आप बैठ के कर रहे होते हैं, उसमें हाथ थोड़ा नीचे हो जाता है आपका। ये सब चीजें पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, आपको पहले करके उस डेलीगेशन को भेजना था जिसकी नुमाइंदगी एक हायर मोस्ट आदमी कर रहा हो। तो यकीनन इन चीजों से जो आपने पॉइंट आउट करी हैं, मैं समझता हूँ आप एक वीकर विकेट पे आ जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब और जनाब शहबाज ज़ैद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। सीरियसनेस दिखाना होगी गवर्नमेंट को और जो भी उन्होंने फ़ैसले किए हैं मईशत को बेहतर करने के लिए, बुनियादी जो नुक्ता है वो यही है कि अवाम को रिलीफ मिले। अगर आप मार्केट में जाएँ, आप अवाम में जाएँ, उनसे पूछें आप
रैंडमली, तो हर शख्स जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो अपना रोना जो है वो रो रहा होगा। और जब तक महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, इस गवर्नमेंट के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।